ठीक है, स्टार और गॉड की इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहाँ पे नेड स्टार्क की बैटल अपनी चरम सीमा पर है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था कि कैसे बैम की डेस्परेशन ने एक ऐसे एरो को क्रिएट किया जिसने उसके एलाइज को टेलीपोर्ट करके उनकी जान एंड मोमेंट पे बचा ली। वहीं दूसरी तरफ हमें लूज की बैक स्टोरी के बारे में देखने को पता लगा कि कैसे वो गद्दार नहीं था बल्कि अपने दोस्तों की जान बचाना चाहता था और न्यू ब्रिगेड से ब्लैकमेल करते आ रहा था। वहीं बैटल के अंदर अब याशा और नए कमांडर्स भी उतरने वाले हैं, तो चीजें आगे कैसे अनफोल्ड होगी वो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में आगे बने रहें। हम देखते हैं एक शिप को जिसके अंदर से निकलते कैनिन वॉरियर्स जो कि सेलिब्रेट कर रहे थे कि कैसे उन्होंने फर्स्ट वॉल के ऊपर होने वाली बैटल को जीत लिया फाइनली। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉकनी को रैक को, जहाँ पे हॉकनी एक्सप्रेस कर रहा था कि कैसे उसे लगा नहीं था कि वो सही में जीत पाएंगे। हॉकनी यहाँ तक भी कहता है कि जीवन में उसे पहली बार ऐसा फील हुआ कि सही में अब वो नहीं बचने वाला, जबकि वो फ्यूचर भी देख सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ रैक जो कि बिल्कुल चैट मोड में था, हम उसे कहते हुए देखते हैं कि उसे ब्लैक टर्टल पे पूरा विश्वास था कि उसे कुछ नहीं होने देगा। और अभी हमें जहाँ लगता है कि रैक अपने दोस्त के ऊपर इतना विश्वास कैसे करता है, हम देखते हैं हॉकनी को कहते हुए कि अगर ऐसी बात थी तो तुमने इतना सारा डिफेंस क्यों क्रिएट किया। और हम देखते हैं कि उसने अपने आसपास एक डिफेंसिव वॉल को क्रिएट कर रखा था, जहाँ रैक ये एक्सक्यूज देता है कि कैसे उसने राइड को कंफर्टेबल बनाने के लिए ऐसा किया। वही अब हम यामा को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डिस्ट्रेस में लग रहा था, जिसने फाइनली किसी तरह से अपने वॉरियर्स को तो बचा लिया था और काफी सारी आर्टिलरी को भी, लेकिन उसे जरूर दुख हो रहा था कि उसने केज को लॉस्ट कर दिया। बट ऑब्वियसली वो जानता था कि जिस तरह की बैटल वो लड़ रहे थे उस केस में उन्होंने काफी छोटा सा प्राइस दिया है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन इसी बीच अब यामा को ध्यान आता है स्लेयर कैंडिडेट का, क्योंकि उसने अपनी सारी पावर यूज कर ली थी इन सभी को बचाने के लिए। जब यामा मैम को जब देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैम अभी भी ठीक है और इतने सारे लोगों को टेलीपोर्ट करने के बाद भी बिल्कुल भी एग्जॉस्ट नहीं है। और ऐसा होना सिर्फ एक ही रीजन की वजह से पॉसिबल हो सकता है कि बैम के पास एक काफी प्रिटी इंसेन शिनशु स्टेमिना है। और यहाँ पे यामा ये भी एक्सप्रेस करता है कि कैसे वो जितना बैम को जानता जा रहा है उतना ही ज्यादा उससे अमेजिंग फील करते आ रहा है। वही फर्स्ट वॉल के सामने हम देखते हैं वाइट को जो कि कलन को कहता है कि क्यों ना अपनी फाइट को भी कंटिन्यू करें। वैसे भी इस बैटल के स्टार्टिंग से ही पता था कि तुम्हारी कॉर्प के जो मेंबर्स हैं उनका फेट क्या होने वाला है, चाहे वो कितनी जान लगा के फाइट क्यों ना करते। लेकिन सरप्राइजिंगली हम कालावान के अंदर कुछ चेंज देखते हैं जिसको सबसे पहले क्राका नोटिस करता है, जहाँ पे उसे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कालावान अब लड़ने से उब चुका है, क्योंकि उसने अपने इतने सारे साथियों को सेक्रीफाइस करते हुए देखा बिना किसी मतलब के। वही वाइट भी कालावान के लुक को देखकर समझता है कि आखिर कालावान कैसा फील कर रहा होगा और उसे काफी दुख भी होता। कितने ग्रेट वॉरियर को ऐसा उदास देखकर उसे अच्छा फील नहीं होता और उसे भी चाहता था कि उस मौके का फायदा उठा के उसकी सोल को डिवायर कर ले। लेकिन ऑब्वियसली वाइट के पास भी अपनी एक प्राइड है, उसने अभी एक्सप्लोजन से मरे सभी लोगों की सोल को डिवायर किया था और काफी सारी पावर को गेन भी किया था। और इस मोमेंट का फायदा उठा के अगर वो सीधे कालावान से फाइट करता है तो ये उसकी रेपुटेशन के लिए भी अच्छा नहीं है। और इसलिए वाइट यहाँ पे जो बचे हुए मेंबर्स थे फोर्थ स्क्वाड्रन के उनकी तरफ अपनी शॉट कर देता है, कहते हुए कि कालावान को थोड़ा सा टाइम जरूर देगा। वही दूसरी तरफ ये बचे वॉरियर्स अब समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके ज्यादातर मेंबर्स मारे जा चुके थे और अब जो सामने एनिमीज थे वो उनसे ज्यादा नंबर में थे और उनके पास अब कोई बैकअप प्लान भी नहीं था, ना ही हेडक्वार्टर से कोई इन्हें जवाब दे रहा था, यानी कि कोई भी रीइंफोर्समेंट ऊपर से नहीं आने वाली थी। एंड ऑब्वियसली एनिमी के साइड में जितने लोग भी बचे थे वो सभी हाई रैंकर्स या एडवांस रैंकर्स थे, तो इनके सामने कुछ भी नहीं कर सकते थे और इसलिए हम इन्हें देखते हुए डिसीजन लेते हुए कि कैसे सरेंडर कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कैनोंग जो कि काफी ज्यादा घायल थी, ये चीज बाकी लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देती है कि कैसे फर्स्ट वॉल के बाहर फोर्थ कॉर्प कमांडर ने सरेंडर कर दिया। जहाँ बैम भी जब इस इन्फॉर्मेशन को सुनता है तो काफी खुश होता है और उसका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बढ़ता है कि कैसे उन्होंने फाइनली एक बैटल को जीता है और इस वॉल के ऊपर जो वॉर चल रही थी उसको खत्म कर दिया। जहाँ उन सभी सोर्स को थैंक यू भी करता है जिनकी पावर से उसने ये चीज पॉसिबल भी की थी। वही फाइनली हम गोन को भी देखते हैं जो कि अपनी स्पेसशिप से सीधे बैम के पास आता है और उससे पूछता है क्या वो ठीक है नहीं। जहाँ बैम उसे अपने बारे में तो बताता ही है, लेकिन साथ ही वो कौन से ये पूछता है कि कौन ही वो पर्सन था ना जिसने मिस्टर व्हाइट को यानी कि स्लेयर व्हाइट को उसकी पावर्स वापस दिलाई, जिसने सही में बैम की हेल्प तो किया, उसकी जान बचाई, लेकिन सही में काफी डेंजरस प्लान था। और इसलिए बैम यहाँ पे कौन से रिक्वेस्ट भी करता है कि अगर अगले टाइम कौन यहाँ पे किसी तरीके का डेंजरस प्लान अगर यूज करने की सोच रहा है तो कम से कम बैम को एक आइडिया जरूर दे दे ताकि उसके लिए रेडी रहे।
वही कून बैम से पूछता है कि क्या बैम ने उन सोल की पावर को यूज किया है जो कि उसने हेल ट्रेन के टाइम पर फाइट से ली थी, जहाँ पे कून को टेंशन होती कि सोल की पावर की कोई साइड इफेक्ट बैम के ऊपर ना हो। वहीं दूसरी तरफ बैम बताता है कि कैसे उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उसके अंदर पावर बर्स्ट करी है। और यहाँ बैम अभी कह रहा था कि कैसे इस केस में वो नेक्स्ट फ्लोर पे भी जाके तुरंत फाइट कर सकता है। हम देखते कून को बैम को अपनी गले से लगाते हुए और साथ ही में उसे काफी प्यार चलाते हुए समझाते हुए कि शायद उन सोल को ऐसा लगा होगा कि तुम उनकी पावर्स को एक अच्छे कॉज के लिए यूज कर रहे हो। और यहाँ पे कून को ऑब्वियसली पता था कि उसका फ्रेंड जो कि काफी इनोसेंट है वो खुद को ब्लेम कर रहा होगा उन इनोसेंट सोल की पावर को यूज करने के लिए। और इसलिए कून ये चीज बैम को समझा रहा था कि कैसे उसने भी इस बैटल में मरने वाले लोगों की सोल्स का यूज किया अपने फायदे के लिए, लेकिन फिर भी कून कहीं ना कहीं गिल्टी फील नहीं करता। और ऑब्वियसली वाइट को तो इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता होगा। और यहाँ पे कून ये सारी बातें बैम को इसलिए बता रहा था क्योंकि वो ये चीज समझाना चाहता था कि कैसे बैम कून और वाइट जैसे लोगों से अलग है, क्योंकि जब उसने इनोसेंट पावर्स को यूज किया तो उसका दिल काफी ज्यादा दुखा था। और यही चीज बैम को काफी डिफरेंट बनाती है कून से और वाइट से भी। और कून चाहता था कि वह अपने इन फीलिंग्स को कभी भी अबेंडन ना करे। और फाइनली हम कून को ये भी कहते हुए देखते हैं कि मैं काफी टेरिबल हूँ ऐसी स्पीचेस देने में, और मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो एक्सपर्ट है ऐसे कोल्ड स्पीच देने में, यानी कि ओरिक मजीन और यूरिज़ा जैसे पर्सन वो भी हमारे आसपास नहीं है। वही दूसरी तरफ वाइट इन दोनों की सारी चीजों को होते हुए काफी दूर से देख रहा था और एक काफी क्रीपी स्माइल के साथ ही हम वाइट को उसकी जीप को भी लपलपाते हुए देखते हैं, यानी कि वो बैम की पावर को डिवाइड करना चाहता है फ्यूचर में। वही हम चाक को भी देखते हैं जो कि डोआन से कहता है कि भला कोई आर्मी कमांडर ऐसा कैसे कर सकता है अपनी सोल्जर का सेक्रीफाइस इस तरीके से एक शिप को उड़ाकर। और वही डोआन जो कि काफी ज्यादा सैड थी और रो रही थी, वो यहाँ पे चा को इन्फॉर्म करती है कि उस शिप के अंदर लूज था, जहाँ पे चा इस बात को सुन के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और डोआन से वापस कंफर्म करने के लिए पूछता है क्या तुम श्योर हो कि वो लूज जो कि हमारा टीम मेंबर था वो अभी तक अलाइव था। और यहाँ पे डोआन कहती है कि वो सर्टेन है क्योंकि लूच ही वो पर्सन है जिसने उस फ्लैगशिप को उड़ाया। और ऑब्वियसली उसको ये चीज करने के लिए जो न्यू आर्मी कमांडर है उसने ये सब चीजें करने के लिए कहा होगा। और इसलिए हम डोआन को यहाँ पे काफी एंग्री होते हुए कहते हुए देखते हैं कि उस न्यू कॉर्प कमांडर को कभी माफ नहीं करने वाली। जहाँ पे चार जब डोआन को देख रहा था उसकी बातें सुन रहा था, वो यहाँ पे ऐसा फील करता है कि आज भी डोआन की आंखों में ठीक वैसा ही गुस्सा है जैसा कि तब था जब वो पहली बार उससे मिला था। और इससे चाह को एक और चीज क्लियर हो गई थी कि वापस से वो एक ऐसे बैटल के अंदर जाने वाले हैं जहाँ भी वो किसी को अवेंज करेंगे। और यहाँ पे चाह को भी हमें ऐसा फील करते देखते हैं कि कैसे वो भी वॉर में और भी ज्यादा पार्ट नहीं लेना चाहता, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। वही इसी मोमेंट पे क्राक अपनी पावर्स का यूज करके चियोन हा और हान सू यू दोनों को बैटलफील्ड में ले आता है अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड से। जहाँ पे क्राक इस चीज से खुश था जो हान सू यू को जवाब देते हुए बताता है कि अच्छा हुआ तुमने सारी चीज संभाल ली उस वर्ल्ड के अंदर। वहीं पे चियोना काफी कंफ्यूज हो जाती है बैटलफील्ड की ऐसी हालत देखकर और क्राक से पूछती है कि बोला उसने ऐसा क्या किया यहाँ पे। वहीं पे हम क्राक को भी एक्सप्लेन करते हुए देखते चियोना को कि कैसे इनकी जो आर्मी कॉर्प थी वो हार चुकी है, उन्होंने सरेंडर कर दिया। और उसे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो न्यू कमांडर है 4th स्क्वाड्रन का, उसने इन सभी लोगों को सेक्रीफाइस कर दिया अपनी फ्लैगशिप को उड़ाकर, जिसको उसने बैटल में यूज तक नहीं किया था। जहाँ ऑब्वियसली चियोना को इस बात विश्वास नहीं होता और उसे लग रहा था कि क्राका झूठ कह रहा है, लेकिन क्राका जब उसे बैटलफील्ड में वापस एक नजर दोहराने के लिए कहता है तो चियोना यहाँ पे नोटिस करती है कि कैसे क्राका सही कह रहा था और उनकी जो फ्लैगशिप है वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है और उसके दूर दूर तक एक ट्रेस भी नहीं है। वहीं पे चियोना खालावान को भी नोटिस करती है जो कि काफी ज्यादा शॉक्ड खड़ा था। और यहाँ पे चियोना उसके पास जाकर ये चीज से कंफर्म करती है क्या सही में न्यू कॉर्प कमांडर ने ये चीज की है। और कालावान ये बताता है कि कैसे ल्यूब्रिक ने ऑर्डर दिया था कि कैसे उसने स्टार्टिंग से ही प्लान कर रखा था हम सभी को अबैंडन करने का और वो एक नई इंटायरली आर्मी कॉर्प को नए सोल्जर के साथ बनाने वाला है। जहाँ इस बात पे चियोना को फाइनली विश्वास हो जाता है तो कमांडर लॉर्ड कालावान से पूछती है कि आगे क्या करेगा, जिसपे कालावान से क्वेश्चन पूछता है वो भी काफी सीरियस मोड में कि भला चियोना उसे फॉलो करेगी या नहीं अगर वो मिलिट्री लॉ के अगेंस्ट में जाकर अपनी पोजीशन को पाने के लिए कोशिश करेगा। और यहाँ पे कालावान आगे क्लियर भी कर देता है कि उसका क्या मतलब है। उसका कहना था कि वो ल्यूब्रिक को खत्म करके वापस एक कमांडर की पोजीशन को लेने वाला है। वही दूसरी तरफ में डिब्रीज को दिखाया जाता है जिसके अंदर इवांग हॉल थी और यहाँ पे वो लीव वे को पकड़ने के लिए आई थी, यानी कि स्नाइपर को जिसने उसके ऊपर शॉट लिया था और साथ ही में कून के प्लान के वजह से एक ब्रांच लीडर को भी टपका दिया था। और यहाँ पे इवांग हॉल काफी सरप्राइज होते देखते हैं जब वो लीव वे को पकड़ने से पहले अपने सामने सी फिश को देखती है जो कि म्यूटेशन थे और डिवाइन सी क्रिएचर्स थे। और इस चीज की वजह से इवांग हॉल काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी
थी, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि एज एक स्नाइपर को सी क्रिएचर प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। और यहाँ पर इवांका हॉल की बातचीत से हमें ये पता लगता है कि कैसे जो डिब्री थी वो एक तरीके का फिश बाउल था, और उसे डिस्ट्रॉय होने पर जो सी क्रिएचर्स है वो अपने आप ही इस जगह को प्रोटेक्ट करने लगेंगे, और इसीलिए ली फे ने इस जगह को चूज किया था। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर इवांका हॉल कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो एक हाई रैंकर या ऐसा क्या एडवांस रैंकर है। और हम उसे देखते भी है अपने फीस्ट को दिखाते हुए ली फे को धमकाते हुए कि कैसे ली फे को शायद पता नहीं, लेकिन बाहर जो कमांडर की सेना थी उन्होंने सरेंडर कर दिया है, और क्लोज रेंज की कॉम्बैट में ज्यादा देर तक एक क्रीचर भी उसे नहीं बचा सकते। और ऐसा कहने के साथ ही हम इवांका हॉल को बैटल के लिए रेडी होते हुए देखते हैं, जिसको देखकर ली फे काफी डर जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी लाइफ को दांव पर नहीं लगाना चाहती। उसने इस बैटल में अपने कुछ पर्सनल रीजन की वजह से पार्ट लिया था, और यहाँ पर वो इवांका हॉल को समझाने की कोशिश करी थी कि वो और भी ज्यादा फाइट नहीं करना चाहती, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी इस तरह से कन्विंस नहीं हो सकता बैटल के अंदर। और इसीलिए यहाँ पे ली फे एक लेवरेज का यूज करती है, जहाँ पे वो कहती है अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ जो तुम लोगों के लिए यूजफुल हो सकती है। और इन्फॉर्मेशन एक ऐसी सीक्रेट प्लेस के बारे में थी जो कि नेस्ट के अंदर भी छुपी हुई थी। और ऑब्वियसली यहाँ पे इवांका हॉल की ऐसी बातें सुनते के साथ ही काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी जग जाती है। वहीं पे ली फे बताती है क्या तुम्हें पता है कि आर्मी ने लोबोविया फैमिली ने इस नेस्ट को ही क्यों चुना बैटल ग्राउंड के लिए। और यहाँ पर अगर ली फे की माने कि अगर इनके दुश्मनों को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता कि आखिर नेस्ट को क्यों चुना गया था, तो इस केस में ये लोग कभी भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएंगे, चाहे ये कुछ भी कर ले। वही अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बैम को उस वॉल की डिफेंसिव स्पेल को हटाते हुए, जहाँ दूसरी तरफ यामा उस नीडल को लोड करने के लिए कहता है। वही दूसरी तरफ शिप के अंदर हम रियून को और क्यून को भी देखते हैं, जहाँ पे कोन रियून से पूछता है कि क्या उन्हें तुरंत सेकंड वॉल की तरफ जाना चाहिए फाइट करने के लिए। ऐसे तो फोर्थ कॉर्प कमांडर ने यहाँ पे सरेंडर जरूर कर दिया, लेकिन उनकी टाइप के जो एलाइज है यानी कि जो वॉरियर्स है बैम के साइड, वो भी काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड है इस बैटल से। वहीं पे रियून का मानना था कि उसके अकॉर्डिंग जो जहाज की फोर्सेस है उन्होंने कभी ये चीज एक्सपेक्ट ही नहीं की होगी कि ये लोग फर्स्ट वॉल को जीत भी पाएंगे, और इसीलिए ये समय ऐसा होगा उनकी तरफ जहाँ पे पैनिक मचा होगा, और ये उनके लिए सबसे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है आगे पुश करने के लिए। क्योंकि बैटल जितनी लंबी चलेगी उतनी बैम के साइड के जो एलाइज है उनके अंदर डर बढ़ता रहेगा। और यहाँ पे इससे बड़ा रीजन रियून के पास ये था कि बैम अभी भी काफी अच्छा फील कर रहा था फाइट करने के लिए, और इसीलिए रियून बैटल को आगे कंटिन्यू करते रहना चाहती थी। जब एक कोन भी इन सभी फैक्ट से एग्री करता था कि कैसे बैम भी काफी ज्यादा रेडी है फाइट करने के लिए और फाइट भी अपनी बेस्ट कंडीशन में है, लेकिन फिर भी वो कन्विंस नहीं था। यहाँ पे रियून से बीच में रोकते हुए कहती है कि जब बात बैम को लेकर आती है तो हम किसी भी तरह से ऑब्जेक्टिवली सोच नहीं सकते बिना किसी लॉजिक के। यह बात बिल्कुल सही थी और कून को भी हम फाइनली एग्री होते हुए देखते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी इस बात को लेकर थी और दिक्कत कि आखिर वॉल को क्रॉस करने के बाद वो क्या करने वाले हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। और यहाँ पर हम रूम को उसका भी आंसर देते हुए कहते हैं, जहाँ पे ड्यून बताती है कि कून बिल्कुल सही है, इस नीडल से एक छोटा सा छेद बनने वाला है इस वॉल के अंदर, वो भी थोड़े से समय के लिए, और एनिमी उनका वेट नहीं करेगा कि कैसे हम लोग उस होल के थ्रू उस नीडल से पूरी दूसरी तरफ जा सके। वो इसके अपोजिट सारी फोर्सेस एक ही जगह पर अपनी पूरी फायर पावर को भी फोकस कर सकती है, और जब हम देखते हैं वॉल के दूसरी साइड पूरी की पूरी आर्मी को रेडी होते हुए। लेकिन ऑब्वियसली रियून इतनी बेवकूफ नहीं है कि सारी चीजों को प्रेडिक्ट करने के बाद भी कोई प्रिपरेशन ना करे, उसके पास कोई बैकअप प्लान ना हो। और हम देखते भी हैं कुछ शैडोज को भी देखते हैं जो कि बैठे थे निडल के अंदर, और अगर रियून की माने तो यही लोग एक ऐसी ओपनिंग देने वाले हैं बैम को और उसके अलाइज को कि वो वॉल के अंदर आगे पेनिट्रेट कर पाएंगे, और इनमें से हम एक पर्सन को देखते भी हैं। वही दूसरे यामा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था अपना रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि वॉल के दूसरे साइड था लॉर्ड याशरा, जिसके लिए वो इस वॉर के अंदर आया था। वही दूसरा बैम फाइनली उस स्पेल को भी तोड़ देता है, और हम यामा को देखते उस निडल को फायर करते हुए। और उसके अगले मोमेंट ही ये निडल जो कि सही में काफी पावरफुल लग रही थी और सुपर स्पीड से वॉल की तरफ बढ़ती है, उसे ब्रेक करते हुए खोल बनाते हुए सीधी वॉल की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्मी जो कि उनके लिए पहले से ही रेडी थी, हम उन्हें फायर करते हुए देखते हैं उस निडल के ऊपर एक साथ। वहीं निडल में से हम गेट को ओपन होते हुए देखते हैं, जिसमें से जिस पर्सन को हमने लास्ट टाइम देखा था वो पर्सन आते ही साथ ही एक शिप को सीधे डिस्ट्रॉय कर देता है, और अपने सामने खड़े एक डिवीजन कमांडर से पूछता है कि भला तुम कितने लोग अपने साथ लाए हो। इवन एज अ हाई रैंकर मैंने इतने सारे ट्रूप्स को एक साथ नहीं देखा।
वहीं फाइनली हम इस हाई रैंकर को भी देख पाते हैं जिसका कहना था कि इतने सारे ट्रूप्स को देखकर उसे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा, और अगले ही पल जैसे आर्मी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, हम देखते एक ही मूवमेंट में जहाँ पे एक zigzag मूव के पावर्स को यूज कर रहा था, सारे ट्रूप्स को जो भी उसके सामने थे उन सभी को खत्म कर देता है। इतना ही नहीं, एबिलिटी एक्चुअल में एक्शन में देखने में ऐसा लगती है जैसे कि ये ट्रूप्स किसी मच्छर की तरह मर के नीचे गिर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्मी अपने एनिमास का यूज करते हैं, यानी कि अपने सिन्हा को फिश बॉल से रिलीज कर देते हैं, जिसके बाद हमें काफ़ी क्रेजी चीज़ें देखने मिलती हैं जहाँ पे एक के बाद एक डिफरेंट तरीके के क्रिएचर्स जो कि एनिमास थे हम उनको बैटल में आते हुए देखते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये हाई रैंकर उनके अटैक को भी अपने सर्कल zigzag से काफ़ी आराम से काउंटर कर लेता है। वहीं इसके साथ ही हम एक दूसरे कैरेक्टर को भी देखते हैं निडल से बाहर आते हुए, जिसको शायद आपने पहले भी देखा होगा एनिमे के सीजन 2 के अंदर। वहीं अब हमें इस पर्सन के यानी कि लव के एक पास्ट के फ्लैशबैक को भी दिखाया जाता है जो कि इस हाई रैंकर को लेकर इन्वॉल्व था, और यहाँ हमें पता लगता है कि कैसे लव को ये बात जब पता लगी थी कि टेस्ट डायरेक्टर ऑगसस यानी कि वो हाई रैंकर जिसको भी हम एक्शन में देख रहे हैं वो सेमी फक का पार्ट है, जो कि उसे तब पता लगा जब उसने उसके फाइल्स को इन्वेस्टिगेट किया। जहाँ पे लव को जब ये बात पता लगी और ऑगसस ने इस बात की कंफर्मेशन भी दे दी कि वो सही में फक का पार्ट है, तो हम लव को यहाँ पर अथॉरिटीज को ये चीज इन्फॉर्म करते हुए जाते हुए देखते हैं। लेकिन ऑगसस यहाँ पे उसे रोक लेता है और अगली पल में काफी लंबी सी लिस्ट देखते हैं जहाँ पे ऑगसस बताता है कि कैसी लिस्ट है उस चीज की, उस बिल की जो कि यहाँ पे लव ने यूज की थी, और यहाँ पे उसने फ्राइड चिकन खरीदे थे कंपनी के फंड से, और ये सब उसी का बिल है और एक तरीके का प्रूफ है लव के द्वारा किए गए घोटाले का, क्योंकि उसने कंपनी का पैसा यूज किया फ्राइड चिकन खाने के लिए। जहाँ ओवेस्ली लव को स्टार्टिंग समझ में नहीं आता कि यहाँ पे वो ब्लैकमेल हो रहा है, और लव कहता है कि आपने तो कहा था मुझे कि मैं जितना चाहूँ उतना फ्राइड चिकन खा सकता हूँ। जहाँ ऑगस्ट की स्माइल के साथ कहता है कि ऑब्वियसली मैंने तुम्हें ये चीज काफी सालों तक कही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि तुम वर्किंग आवर के बाहर भी फ्राइड चिकन खाओ, वो भी कंपनी के पैसों से, ये घोटाला है। जहाँ ये सारी बातें बोलते वक्त और इसके फेस पर हम एक डिसबिलीव भी देखते हैं, यानी कि विश्वास नहीं आ रहा था कि कैसे कोई पर्सन वाला डेली के 50 फ्राइड चिकन खा सकता है। बट ऑब्वियसली अभी का पॉइंट ये था कि अगर ऑगस्ट इस लिस्ट को ऊपर रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में भेज देता है तो लव का करियर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और इतना ही नहीं, चाहे लव एक रैंकर ही क्यों ना हो, उसे कोई भी डिसेंट जॉब नहीं मिलेगी पूरे टावर के अंदर, और बहुत जल्दी उसे एक होमलेस पर्सन बनना पड़ेगा जिसे शायद झाड़ू पोछा करके अपने जीवन को चलाना पड़ेगा एक रैंकर होते हुए भी। जहाँ ऑब्वियसली लव को बात पसंद नहीं आती है और उसे लगता है कि ऑगस्ट यहाँ पे झूठ बोल रहा है। वहीं पे हम ऑगस्ट को ये बात कहते हुए देखते हैं कि कैसे उसे लव के बारे में काफी सारी बातें पता है, कि कैसे वो टावर में इसलिए आया था क्योंकि फक के किसी मेंबर ने उसके पेरेंट्स का मर्डर कर दिया था, और यही वो रीजन था कि लव काफी ज्यादा ऑब्सेस था फक को लेकर और रिवेंज लेने की कोशिश करता था। और शायद अब आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी कि जब स्लेयर कैंडिडेट यानी कि बैम उस फ्लोर पर गया था तो लव ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया था बैम को देखकर, और उसका बिहेवियर इतना रूड क्यों था। वही लव के जीवन में आगे भी ट्रेजेडी खत्म नहीं हुई थी। जब वो टावर में आया था तो उसने काफी फेमस हाई रैंकर के डोजो को ज्वाइन किया था और काफी स्ट्रॉन्ग बना था वहाँ सीख कर। उसे फाइनली लगा था कि उसे एक फैमिली मिल गई है, लेकिन उसकी हैप्पीनेस वहाँ भी काफी दिन तक नहीं टिकी, क्योंकि कुछ समय बाद ही उन सभी लोगों को मार दिया गया क्या कि उन सभी ने गद्दारी की किंग जहाद की आर्मी से, और इन सभी को मौत के घाट उतार दिया गया था रॉयल आर्मी के थ्रू। एंड ऑब्वियसली लक की वजह से लव यहाँ पर उस दिन प्रेजेंट नहीं था और उसकी जान बच गई। लेकिन उसके बाद लव ने काफी लंबे टाइम तक टावर के अंदर भटक कर किसी तरीके से अपने दोस्तों का नाम क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन काफी मेहनत और जद्दोजहद के बाद भी लव को एक टाइम के बाद ये पता लगा कि वो सारे एक्यूजेशन झूठ नहीं थे, बल्कि वो सही में गद्दार थे, और इन द एंड लव के लिए कोई ट्रुथ मैटर ही नहीं करता था। और एक ऐसा केस आ चुका था जहाँ पे लव को फग ने और किंग जहाद के साइड के लोगों ने दोनों ने ही दुख पहुंचाया था, और इसलिए लव कंफ्यूज था कि उसे भला किस पे रिवेंज लेना चाहिए, और इसलिए उसने टेम्पररी अपनी फीलिंग्स को दबा लिया और टावर में जीवन से मुंह मोड़कर भागने की काफी कोशिश की, काफी सारे बहाने बनाए ताकि वो सच से अपने आप को छुपा सके। लेकिन फाइनली वो किसी तरीके से उस फ्लोर पे पहुंच गया था जहाँ पे ऑगस्ट एक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर था। जो ऑब्वियसली लव को अपनी जीवन के बारे में सारी बातें ऑगस्ट के मुंह से सुनकर विश्वास नहीं होता कि मतलब उसे सारी बातें कैसे पता है, लेकिन ऑगस्ट उसे बताता है कि कैसे एक रीजन की वजह से उसने अपने असिस्टेंट के रूप में लव को लिया था, जबकि उसे ये चीज अच्छे से पता थी कि लव फक को लेकर कितना ज्यादा नफरत करता है, लेकिन साथ ही वो जहाद फोर्सेस को लेकर भी काफी ज्यादा लॉयल नहीं है। और यहाँ फाइनली ऑगस्ट इस फ्लैशबैक में लव को बताता है कि क्या उसे उस स्लेयर कैंडिडेट याद है जिससे पहले फाइट किया था। यहाँ पर जहाद की जो फोर्सेस है उसने उसके मास्टर यानी कि जिनसुआ को होस्टेज बना लिया है, और यहाँ पे स्लेयर कैंडिडेट एक युद्ध लड़ रहा है अपने मास्टर को बचाने के लिए।
और फाइनली ऑगस्टस यहाँ पे अपने फाइनल मेन पॉइंट पर आता है, जहाँ लव को कहता है कि कैसे स्लेयर कैंडिडेट के मास्टर को लेकर ऑगस्टस का एक काफी बड़ा डेट है और इसीलिए वो उस डेट को चुकाने के लिए, यानी कि उस कर्ज को चुकाने के लिए उसे बचाने जाएगा और लव को यहाँ पर उसके साथ आना होगा स्लेयर कैंडिडेट की हेल्प करने के लिए। जहाँ पर लव ने जब इस ऑफर को सुना तो यहाँ पर उसका सिंपल सा रिएक्शन ऐसा था कि भला वो यहाँ पे ज़ात फोर्सेस के खिलाफ क्यों जाए, क्योंकि फग एक तरीके से ईवल थी उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ऑगस्टस इस बात को सुन के लव से फाइनली पूछते हैं कि तुम जब स्लेयर कैंडिडेट से मिले थे तो मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर की फीलिंग कुछ ऐसी थी, क्या सही में पूरा फग इविल है? और यहाँ पर फग ने सही में काफी कुछ ऐसे काम भी किए हैं जिनको इविल कंसिडर किया जा सकता है टाइम टू टाइम, लेकिन क्या स्लेयर कैंडिडेट सही में एक इविल पर्सन है जो कि अपने मास्टर को सिर्फ बचाना चाहता है? जहाँ ऑब्वियसली ऑगस्टस के अकॉर्डिंग तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऑगस्टस कहते हैं कि अगर इस एम्बेरसमेंट के बारे में, यानी कि जो घोटाला तुमने किया है फ्राइड चिकन को लेकर, इसके बारे में किसी को पता लगता है तो ये भी एक तरीके का इविल डीड है, यानी कि बुरी चीज। लेकिन तुम और मैं दोनों जानते हैं कि कैसे एक फॉल्स एक्यूजेशन है, यानी कि झूठा आरोप। और ऑब्वियसली इस बात से सिर्फ एक ही पॉइंट निकलता है कि लव को भी कंफर्म ये पता नहीं है कि स्लेयर कैंडिडेट सही में इविल था या नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें एक आरोप थी, अफवाह थी। और चाहे फग एक एपिटोम क्यों ना हो इविल का, यानी कि जो सबसे परिकाष्ठा हो सकती है इविल की, उसका दूसरा नाम फग था, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि वो स्लेयर कैंडिडेट यानी कि बैम भी एक इविल है। और ऑगस्टस यहाँ पर एक और एग्जांपल देता है कि बेसिकली ना ही वो अच्छा है ना ही बुरा, ये बिल्कुल उसी डिफरेंस की तरह है जो कि एक फ्राइड और एक बारबेक्यू चिकन के अंदर होता है। और फाइनली ऑगस्टस यहाँ पे लव को कहता है कि मुझे दोनों ही नहीं पसंद है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए मुझे तुम्हें मारना होगा। और ऑब्वियसली दोनों ही सिनेरियो में लव के लिए यहाँ पर जान का खतरा है, तो क्यों ना उस ऑप्शन को चूज करे जो ऑगस्टस दे रहा है, जहाँ पे लव शायद कोई सच्चाई को भी ढूंढ सकता है फाइनली, जो उसे एक तरीके का पीस ऑफ माइंड देगा। और इतने नहीं, ऑगस्टस ये चीज भी क्लियर कर देते हैं कि वो यहाँ पे फग की हेल्प करने के लिए लव को नहीं कह रहे, बल्कि उस लड़के की मदद करने के लिए कह रहे हैं। और यहाँ पे अगर ऑगस्टस सेफली फाइट करने के लिए चले जाते हैं उस वॉर में और वो जिंदा बचकर आ जाते हैं तो उस केस में लव को काफी अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। लेकिन जो पूरा डिसीजन है कि यहाँ पे लव क्या करेगा ये उसके अपने ऊपर है। वहीं हम प्रेजेंट में देखते हैं लव को जो कि स्नीडल से ऑगस्टस के पीछे निकला था और सभी के ऊपर अब अटैक कर रहा था, जहाँ पे उसके मन के अंदर ये बातें चल रही थी कैसे इन द एंड उसको ये चीज माननी पड़ी और लॉर्ड ऑगस्टस के प्रपोजल को उसने फाइनली हाँ कर दिया था। लेकिन लव को यहाँ पे ये भी आइडिया था कि हो ना हो ऑगस्टस ने वो सारी चीजें प्लान की थी, यानी कि वो फाइल्स जो कि लव को मिली और वो फ्राइड चिकन का पूरा सिनेरियो। लेकिन हमें पता लगता है कि लव का यहाँ आने का उससे बड़ा रीजन ये था कि जो पैसे उसने मांगे थे इस वॉर में आने के लिए वो उसको उसी टाइम मिल चुके थे और उसका अमाउंट इतना ज्यादा था कि उसको लव रिफ्यूज कर ही नहीं सकता था। और साथ ही मुझे प्रॉमिस भी मिला था कि इस वॉर से अगर एस्केप करने का मोमेंट आएगा तो उसे किसी और से पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। और साथ ही मुझे वो इन्फॉर्मेशन भी ढूंढने में मदद मिलेगी कि आखिर फग में कौन वो पर्सन था जिसने लव के पेरेंट्स को मारा था। और जो फाइनल रीजन था जो काफी हार्ट टचिंग है, हम देखते लव के उस फ्लैशबैक के मोमेंट को जब उसने अपने सारे फ्रेंड्स को और मास्टर को डोजो के अंदर मरा हुआ देखा था, जिसके पीछे ज़हात फोर्सेस का हाथ था। और इसीलिए यहाँ पे लव मदद करने आता है एक दूसरे पर्सन की जो अपने मास्टर को बचाना चाहता था। जहाँ प्रेजेंट में हम देखते लव को अपने लीथल मूव को यूज करते हुए, जहाँ पे उस टाइम पे सोच रहा था कि शायद उसे राइट आंसर नहीं पता इस क्वेश्चन का कि आखिर फ्राइड चिकन और बारबेक्यू चिकन में से बेटर कौन सा है, लेकिन उसके लिए ज़हात फोर्सेस और फग दोनों ही इविल है। और यहाँ पर हम उसके चेंज ऑफ अटैक को भी देखते हैं तो काफी बड़ा ब्लास्ट क्रिएट करती है। वही नीडल के अंदर हम देखते हैं मिस्टीरियस पर्सन को जिसने अपना चेहरा छुपा रखा था और बाकी पर्सन को ऑर्डर देती है कि कैसे उनके जाने का टाइम आ चुका है बैटल में। जब बैटल में जाने से पहले ये पर्सन उस मिस्टीरियस पर्सन से हाथ मिलाती है और हमें पता लगता है इस पर्सन का नाम है मिस सोफिया। वही दूसरी तरफ हम उस होल को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे उस नीडल ने बनाया था और उसमें से हम बैम को और बाकी लोगों को आते हुए भी देखते हैं। जब रून यहाँ पे इन सभी को इन्फॉर्म करती है कि वॉल के दूसरे साइड में बैटल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इसलिए इनको वहाँ जल्दी जाना होगा, लेकिन फिर भी उनको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी कि वहाँ पर उस पॉइंट पे पहुंचे कि दुश्मन की सारी फायर पावर सीधे उनकी तरफ ही आ जाए। और इसलिए उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि जैसे उनको ओपनिंग मिलेगी पहले इनके ट्रूप्स बाहर जाएंगे और उसके बाद एक मौका मिलते के साथ ही बाकी रैंकर्स भी। और वहीं जो कैनिन वॉरियर्स हैं वो एंड तक ही छुपे रहेंगे और लास्ट मोमेंट पे अटैक करेंगे। और ऑब्वियसली इसका सिर्फ एक ही रीजन था क्योंकि यहाँ पे याशरा भी प्रेजेंट है और वो कैनिन को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए कैनिन वॉरियर्स को यहाँ पे रुकने के लिए कहा गया था। जहाँ हमें एक फ्लैशबैक से पता लगता है जहाँ डूम और यामा आपस में बातचीत कर रहे थे, जहाँ पे डूम का कहना था कि उसे रिवेंज के बारे में भूल जाना चाहिए, वो लोग
मिलकर भी यात्रा को नहीं हरा सकते। जहाँ यामा का कहना था कि अगर उसकी स्पेशल स्किल को किसी तरह से अवॉइड कर ले, लेकिन डोम से समझाता है कि उसके बाद भी ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। और उसके पीछे एक सिंपल रीजन था। डोम को पता था कि यामा यात्रा को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है, उसे उसके रियल पावर और स्ट्रेंथ के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। वही दूसरे डूम को उसकी रियल पावर्स के बारे में अपने फादर से पता लगा था, क्योंकि जो यामा और डूम के फादर थे उन्हें यात्रा को लेकर काफी ज्यादा भय था, खासकर उसकी मिस्टीरियस पावर को लेकर। एंड ऑब्वियसली पूरी कैनिन प्रजाति में उसके फादर को छोड़कर कोई भी यात्रा के रियल पावर के बारे में नहीं जानता था। ना ही उन्हें कोई आइडिया था कि यात्रा कितना पावरफुल है जो पहली बार लोबिया फैमिली के अंदर आया था। सभी लोग उसे अंडरएस्टिमेट करते थे लोबिया फैमिली के अंदर, और उसे कहा जाता था एक नेमलेस पेट कैट। और काफी लंबे समय तक यात्रा बिना कुछ किए सिर्फ लोबिया फैमिली लीडर के पास उनके बगल में बैठकर सिर्फ क्यूट होने की एक्टिंग करता था, जबकि रियलिटी में वो एक वाइल्ड बीस्ट था। वही दूसरी तरफ हम बैम को देखते हैं, जो कि इन लोगों से पूछा था कि क्या सही में ये चीज उन्होंने ठीक किया कि कालावान को अपने साथ लेकर आ रहे हैं और साथ ही फोर्थ आर्मी के बचे वॉरियर्स को भी। क्या ऐसा हो नहीं सकता कि उनके पेट में छुरा घोंप दे, यानी कि उन्हें धोखा दे दे। लेकिन यहाँ पे हम देखते उसे कहते हुए बाकी लोगों से कि कैसे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसे खुद ही अपने वॉरियर को सेक्रीफाइस करते हुए देखा गया है, वो भी अपनी कमांडर के थ्रू धोखा मिलने के बाद। और यहाँ कून के थ्रू ये भी रिवील होता है कि एक्चुअल में कालावान ने इनके साथ एक टेम्पररी अलायंस बना लिया है, यानी कि जब तक वो ल्यूब्री को नहीं निपटा देता और यहाँ पे बैम अपने मास्टर को नहीं बचा लेता, वो लोग आपस में एनिमी की तरह बिहेव नहीं करेंगे। एंड ऑब्वियसली उनको पता है कि इस प्रॉमिस के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उनके पास एक भी कम पावरफुल एनिमी उनके तरफ आ जाता है तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है इस वॉर में। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि र्यून ने इस चीज को लेकर ओके कर दिया था, तो इसीलिए कौन यहाँ पे र्यून की इंस्टिंक्ट को एक तरीके से ट्रस्ट कर रहा था वॉर के अंदर, क्योंकि इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर जिनसुआ को बचाने की थी। वही बैम को भी विश्वास नहीं होता कि चाहे टेम्पररी क्यों ना हो, लेकिन उसे कालावान के साथ मिलकर फाइट करनी होगी एक दिन। ऐसा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब हम लास्ट पैनल में कालावान को भी देखते हैं जो काफी ज्यादा एंग्री और सैड लग रहा था, जिसके साथ ही ये चैप्टर भी यहीं पे फिनिश हो जाता है। और जहाँ इस चैप्टर में काफी क्रेजी चीजें हुई, जैसे कि हमने एक एल्डर को देखा, यानी कि सोफिया को, जो कि आने वाली इस बैटल में आने वाले टाइम में। इसके साथ ही हमें लव की बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में भी जानने को मिला, जिसको हमने एनीमे सीजन 2 में देखा था काफी टाइम पहले। वही दूसरी तरफ कालावान का ऐसा डिसीजन, ये सही में काफी क्रेजी प्लॉट ट्विस्ट है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज आगे सेकंड वॉल पे होने वाली वॉर में आगे क्या क्या होने वाला है इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। और सबसे बड़ी बात, लोबिया फैमिली कितने पावरफुल रैंकर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और दूसरी तरफ से फक के एल्डर, तो आखिरी वॉर किसकी तरफ जाने वाली है, और वो आखिर सीक्रेट क्या था जिसके बारे में वो स्नाइपर बता रही थी इवान हॉल को। इन सभी चीजों के बारे में आपको जानने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मेक श्योर करें कि आप हाई बटन को क्लिक करें ताकि वीडियो को ज्यादा रीच मिले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।